के नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक्चुअली दीज फोर मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लांट्स, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। ये चार सोर्स ऐसे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पाया जाता है। और इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो प्लांट्स के हवाले से। अगर हम नेचुरल सोर्सेज को डिवाइड करें तो दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। यह एक तो सोर्स वो होती है जिससे एनिमल से हासिल होते हैं। दूसरी सोर्स जो है वो ये क्या प्लांट से हमको मिलते हैं। ठीक है। एनिमल से जो मिलते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन एग में होता है, मटन में, चिकन में, बीफ में, फिश में। ये तमाम प्रोटीन कंटेनिंग सोर्सेज हैं। एंड अदरवाइज एनिमल दे कंटेन ये के ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फैट्स और ऑयल है, ये भी एनिमल से हमको मिलता है। और किस शक्ल में? मिल्क, बटर और चीज की शक्ल में। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा हमको प्लांट से भी मिलते हैं। दो तरह के प्लांट होते हैं, जो एक तो वो होते हैं जो प्लांट डेड हो जाते हैं, दूसरे वो प्लांट होते हैं जो डेड प्लांट नहीं होते, लाइव प्लांट होते हैं। लाइव प्लांट जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट हमको वीट से मिलता है। ठीक है। मेज, पटाटोज, बार्ले, राइस, ठीक है, वे वीट वगैरह, ये तमाम सोर्सेज वो हैं जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग है। इसके अलावा प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो तमाम जो दालें होती हैं इनसे प्रोटीन मिलता है। विटामिन जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ये कि विटामिन सिर्फ हमको एनिमल से ही नहीं मिलते, बल्कि ये के प्लांट से भी मिलते हैं, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, और इसी तरह ऑयल। तो ये वो सोर्सेज हैं जो प्लांट और एनिमल से मिलती हैं, और ये नेचुरल सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर सेकंड नेचुरल सोर्स इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो दो अल्फाजों से मिलकर बना है, पेट्रा एंड ओलियम। रॉक ऑयल भी इसको हम कहते हैं, या क्रूड ऑयल का नाम दिया जाता है। क्रूड ऑयल इसको हम खाम तेल का नाम देते हैं। ये खाम तेल जो है वो रिफाइनिंग इसकी की जाती है, और केमिस्ट्री में हम इसको कह सकते हैं, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर सेपरेटेड on the base of different boiling point. Means that those organic compound they have low boiling point, they boil first, and then those organic compound they have high boiling point, they boil ये के लेटर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ये क्रूड ऑयल है। हमने इस क्रूड ऑयल को यहाँ पर हीट किया। ये प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में जहाँ पे रिफाइनिंग की जाती है। क्रूड ऑयल को पहले हीट किया जाता है। क्रूड ऑयल हीट होने पे वो कंपाउंड जिनमें कार्बन की तादाद बेटा कम होती है, मतलब 1 से लेकर 4 तक होती है, वो सबसे पहले बॉयल होते हैं। और बॉयल होने के बाद यहाँ पर कंडेंस होते हैं। ठीक है। इनमें से चंद एक की अगर इनमें कार्बन की रेंज 1 से 4 तक होती है। अब आप खुद जानते हैं, एक कार्बन का कंपाउंड मीथेन होता है, दो कार्बन का कंपाउंड इथेन होता है या इथीन होता है, तीन कार्बन का कंपाउंड प्रोपेन होता है, प्रोपीन होता है, प्रोपाइन होता है। तो 1 से लेकर 4 तक कार्बन के कंपाउंड यहाँ पर मिलते हैं, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरह जिसमें कार्बन की रेंज मजीद ज्यादा होती है, अच्छा, इनका बॉइलिंग पॉइंट 20 सेल्सियस तक होता है। फिर वो कंपाउंड ऊपर जाते हैं जिनमें कार्बन की रेंज 5 से 9 तक होती है, और वो पेट्रोकेमिकल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज्यादा होता है। फिर वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन की रेंज मजीद ज्यादा होती है, 5 से 10 तक होती है, जैसे गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं। ये व्हीकल्स के में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट 120 तक होता है। फिर उसके बाद वो कंपाउंड जिनमें कार्बन की रेंज मजीद ज्यादा होती है, 10 से लेकर 16 तक होती है, कैरोसिन, जिसको हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, और इसके अलावा पैराफिनाइल वगैरह इनमें प्रोमिनेंट कंपाउंड है, और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। ये रेंज लिखिए 10 से लेकर 16 तक। तो बल्क में इस पूरे प्रोसेस से और 500 ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा हमको हासिल होते हैं। सिर्फ चंद एक के नाम इसलिए बताए जा रहे हैं कि ये ज्यादा मशहूर हैं, प्रोमिनेंट हैं। अदरवाइज मोर देन 500 organic compounds obtained by the crude oil means the fraction distillation। इसी तरह जिसमें कार्बन की रेंज 14 से लेकर 20 तक होती है, वो डीजल ऑयल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और इनका बॉइलिंग पॉइंट 270 तक होता है। इसी तरह जिसमें 20 से लेकर ये के 50 तक होते हैं, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लुब्रिकेट करने के लिए। और इसमें 20 से लेकर 70 तक होते हैं, वो फ्यूल ऑयल जो शिप के तौर पे इस्तेमाल होता है। और फाइनली जिसमें कार्बन की रेंज 70 से ज्यादा होती है, उसको हम ये कि उस रेसिड्यू को इस्तेमाल करते हैं, डामर भी इसको हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है, मालिकुलर मास बढ़ता जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जा रहा है?
बढ़ता जा रहा है। एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि बॉयल एट ए लोअर टेम्परेचर, वो जो जिनमें कार्बन कम, आप देख सकते हैं इसमें 3 कार्बन है, ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे। इनमें कार्बन की तादाद ज्यादा है तो ये बॉयल ये के देर से होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती है, द सेकेंड मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोल। कोल, ये मैं आपके सामने एक लेबोरेटरी मेथड बता रहा हूँ, अदरवाइज इंडस्ट्रियल मेथड भी कुछ इसी तरह होता है मगर बड़े पैमाने पे होता है। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, जो कोल होता है, कोयला जो होता है उसको हीट की जाती है। ये देखें यहाँ पर कोल को, कोयले को हीट किया। हीट करने के बाद हमको 4 चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज कोक। कोक क्या होता है, प्योर कार्बन होता है जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के तौर पर, कैथोड के तौर पर, एनोड के तौर पर, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो पहली चीज मिलती है कोक जब कोयले को जलाते हैं। एंड सेकंड सब्सटेंस ऑब्टेन, जो गैस इसमें से एमिट हो रही है, दिस इज कॉल्ड कोल गैस। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड अमोनिकल लिक्विड एंड व्हाइल द रेसिड्यू लेफ्ट सेटल डाउन एट द बॉटम, दिस इज कॉल्ड कोल tar। तो अगर एमडी केट में ये एमसीक्यूज आए, ई केट में ये एमसीक्यूज आए कि व्हाट आर द 4 फ्रैक्शनल obtained by destructive distillation of coal, then you can answer there are 4: coal, gas, coke, ammonical liquor and coal tar। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कोई बताएगा आप में से कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? जी शाबाश। डिस्ट्रक्टिव और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या फर्क है अहमद, बताएंगे सर आप? डिस्ट्रक्शन में कंप्लीट सर डिस्ट्रक्शन टूटता होगा जो कोल है, और सर फ्रैक्शन में सर कुछ हिस्सों में। आपकी आवाज नहीं आ रही है अहमद। सर डिस्ट्रक्टिव में सर जो कोल होगा वो कंप्लीट टूटता होगा। डिस्ट्रक्टिव और फ्रैक्शनल और सर डिस्टिलेशन में क्या फर्क है जी, आप बताएं। सर डिस्ट्रक्टिव में सर कोल कंप्लीट सर टूट चुका होगा, सर कोल गैस में कन्वर्ट होगा। और सर जो दूसरा है सर उसमें तो फ्रैक्शन में जो हिस्सों में होगा या कुछ आधा होगा। अच्छा, ठीक, काफी हद तक सही बताया आपने। डिस्ट्रक्टिव में, डिस्ट्रक्टिव के नाम से ही जाहिर है कि तोड़ कर अलग करना। ठीक है, कोयले को तोड़ना और तोड़ कर अलग करना। और हम इसमें मजीद ऐड कर दें कि हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम देते हैं। एक कोयला ही तो हमारे पास होता है और उसको तोड़कर हम 4 फ्रैक्शन ऑब्टेन करते हैं, कोक, कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर एंड कोल टार। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर उनको हम अलग करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है फ्रैक्शनल डिस्टिले में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोक का है, कोल, ये के कोल का है जिससे कोक मिल रहा है। ठीक है, कोक इस तरह का कुछ होता है। कोल टार मिलता है, जो कोल टार में तकरीबन 400 प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा। 215 तो इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। और कोल गैस जो है, कोल गैस जो आमतौर पर डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे और इंडस्ट्रियल फ्यूल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है, ये इससे हासिल होता है। और अमोनिकल लिक्वर भी इससे मिलता है। ठीक है, ये आपकी किताब से ही मैंने एक पिक्चर ली है, इसको अच्छी तरह से आप देख लें। एमजी केट में, ई केट में इसके सवाल बन सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टेजेस हैं कोयले के। ठीक है, मतलब कोयला जो बनता है, कोक जो बनता है, उसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है कोल का, के सबसे इनिशियल स्टेट होता है, उसको नाम देते हैं पीट का। ठीक है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, प्रेशर मिलता है, तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। मजीद टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है, वो बिटुमिनस कोल में तब्दील हो जाता है। एंड फाइनली एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज चेंज इनटू एंथ्रासाइड।
इनमें फर्क क्या है, किस बेस पर इनको फर्क करते हैं? बेटा ये पेज बहुत अहम है आपके लिए, ठीक है। ये पेज आपकी बुक से लिया है, इसको याद रखना है, इसका एमसीक्यूज बन सकता है। पीट क्या होता है इसमें बेटा? कार्बन की परसेंटेज 45 से 60 तक होती है। सबसे ज्यादा परसेंटेज एंथ्रासाइड में होती है, 90 टू 95। और लिग्नाइट में परसेंटेज 60 से 70% होती है कार्बन की। और बिटुमिनस कोल में 70 से 85% होती है, ठीक है। ये तो हुआ कार्बन की परसेंटेज कोल के अंदर। अच्छा, इनकी खसूसियत क्या होती है? जो पीट होता है ये अर्ली स्टेज होती है कोल फॉर्मेशन में। और ये इट इज वेरी लो हीट कंटेंट एंड यूज फॉर डोमेस्टिक हीटिंग एज ए अल्टरनेटिव ऑफ फायर वुड। इनके हम इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो लिग्नाइट जो है ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का सॉफ्ट कोल होता है। और ये इलेक्ट्रिक ये जनरेटिंग प्लांट पर इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमिनस कोल ये हाई परसेंटेज होती है कार्बन की, ये ब्लैक कलर का सॉफ्ट कोल होता है, तो ये कि कोयला होता है। और ये स्टील की और इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट पर इस्तेमाल होता है। एंथ्रासाइड वो होता है जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है। और ये डार्क ब्लैक कलर का हार्ड कोल होता है। एंड इट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द कार्बन। एंड इट इज यूज इन फर्नेस पावर, आमतौर पे डोमेस्टिक फ्यूल पे भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन जरूर कर दिया, मगर इस पेज से परसेंटेज और इसका यूज बेटा बहुत अच्छी तरह से आप देख लेना, इसका एमसीक्यूज इम्तिहान में बन सकता है, ठीक है। बहरहाल अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं स्लाइड चेंज करूंगा, आप मुझे बताना कि पेज तब्दील हुआ या नहीं। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। जी, आप में से कोई मुझे बताएं पेज पे क्या लिखा हुआ है? अब्दुल गफूर। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अच्छा, ये मैंने पेज चेंज किया है, पेज चेंज हो रहा है? यस या नो? सर। यस सर। ठीक है। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की बेटा दो तरह की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, क्रिस्टलाइन का कार्बन एंड एमार्फस कार्बन। हम इस बुक में क्रिस्टलाइन कार्बन ही पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन कार्बन तो आप बहुत से जानते भी हैं, जैसे डायमंड क्रिस्टलाइन कार्बन है, ग्रेफाइट भी एक क्रिस्टलाइन कार्बन है, ठीक है। पहले हम जाने कि एलेट्रॉपी होती क्या है। द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन टू आर मोर फॉर्म and differ only in their physical properties and same chemical properties are called allotrope, ठीक है। बेटा एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो एक जैसी होती है, मगर केमिकल प्रॉपर्टी इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक जैसी नहीं होती, ठीक है। मगर केमिकली प्रॉपर्टी सेम होती है। अच्छा, केमिकल कैसे सेम होती है? अगर हम डायमंड को लें, ग्रेफाइट को लें, ठीक है, चारकोल को लें, ये तमाम कार इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। अगर हम इसको जलाएं तो इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्योंकि बिकॉज ये तमाम कार्बन ही है। तो केमिकली ये सारे कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, कोयला भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, ठीक है। और बकी बाल हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भी कार्बन है। तो ये केमिकली सेम है। हाँ, फिजिकली अलग है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इनकी शेप अलग है, इनकी ये क्या हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग, इनकी मेल्टिंग पॉइंट अलग है। बहुत सारी प्रॉपर्टी इनकी अलग है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देते हैं एलेट्रॉप। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। दे आर नोन एज एलेट्रॉप, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके सामने कार्बन की मुख्तलिफ शक्लें यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसको हम एलेट्रॉप कहते हैं। डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट, ये जो पेंसिल होती है इसके अंदर जो ये जो पेंसिल में जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, ये कार्बन की होती है, ग्रेफाइट की होती है। आप तौर पे आपने सुना होगा इलेक्ट्रोड बना होता है, कैथोड एनोड, वो ग्रेफाइट का बना होता है। इसी तरह सूट जो है ये कि कार्बन का जो पाउडर है ये भी कार्बन ही है। और इसी तरह ये कि बकी बाल जो है ये भी कार्बन की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं डायमंड के हवाले से। डायमंड जो है हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। ये कलरलेस होता है, प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है और हीट का भी नॉन कंडक्टर होता है। डायमंड इज आल्सो फाउंड इन डिफरेंट कलर। डायमंड के मुख्तलिफ कलर होते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और ब्लैक वगैरह, ठीक है।
डायमंड जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और डायमंड की शेप टेट्राहेड्रल शेप होती है, ठीक है। अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट जो है वो ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डायमंड के मुकाबले में सॉफ्ट और सिल्की होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है जबकि डायमंड गुड कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है जबकि डायमंड में sp3 होती है, इसकी शेप ट्राइगोनल होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक हाँ ये कि एलोट्रॉपी की डेफिनेशन समझाने के लिए बताई, अदरवाइज ये टॉपिक नहीं था डायमंड और ये कि ग्रेफाइट। आप देख सकते हैं मैंने बेटा आपके सामने जितनी भी प्रॉपर्टी डायमंड और ग्रेफाइट की बताई हैं वो आपस में मिलती नहीं है। डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जबकि ग्रेफाइट की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। डायमंड और इसी तरह ये कि ग्रेफाइट की शेप जो है वो ट्राइगोनल है, आप देख सकते हैं ग्रेफाइट की शेप ट्राइगोनल है। तो डायमंड की शेप जो है, डायमंड की जो शेप है वो क्या है, टेट्रागोनल है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम नहीं होती। तो जो भी एलेट्रोप होते हैं दे डू नॉट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हाइल दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट बकीबाल। बकीबाल इसका जो नाम रखा एक आर्किटेक्चर था रिचर्ड बकी, मिनिस्टर फुलर, उसके नाम पे, जिसने ये कि आप देख सकते हैं आपके सामने डोम जो है इसको इसका नक्शा बनाया था। तो इसलिए इसको आमतौर पे हम ये कि बकीबाल का भी नाम देते हैं। कार्बन 60 के नाम से जाना जाता है। इसकी हकीकत कुछ इस तरह से है कि इसमें कार्बन एटम लिंक होते हैं तीन एक अदर कार्बन एटम के साथ और उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। इस पूरे बकीबाल में बेटा आप देखो तो आपको दो तरह के ये की शेप नजर आएंगी, एक तो इसमें पेंटागोनल होगी, एक हेक्सागोनल होगी। जैसे फुटबॉल अगर आप देखें, बॉयज खास तौर पे ये फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपको हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों शेप नजर आएंगी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आया था, इसको अच्छी तरह से नोट कर लें बोर्ड एग्जाम में भी, कि बकीबाल में टोटल पेंटागोनल कितने होते हैं और हेक्सागोनल कितने होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हेक्सागोनल है, ठीक है, 6 कार्बन हेक्सागोनल। तो टोटल हेक्सागोनल जो हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। और बकीबाल में जो पेंटागोनल होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। तो ईच बकीबाल हैज 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल, ठीक है, 12 उसमें पेंटागोनल होते हैं। चंद अहम प्रॉपर्टीज बकीबाल की ये है कि वो सुपर कंडक्टर होता है, ठीक है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, यूज टू डिलीवर द ड्रग्स टू इन्फेक्टेड एरिया। हमारी बॉडी में जो इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं उन तक ड्रग को सप्लाई करने के लिए, पहुंचाने के लिए बकीबाल को इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये बकीबाल इतना इतना ये कि पावरफुल होता है, हल्का इतना होता है कि आप यूं समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा अगर आप इसको हाथ से ये के मतलब अपने हाथ पे रखें तो आप खुद महसूस करेंगे बहुत हल्का है। मगर इसका इसका पावर इतना है कि अगर इसके ऊपर पूरा हाथी भी बिठा दिया जाए तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये बकीबाल की एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है। और फाइट अगेंस्ट HIV वायरस के अगेंस्ट ये फायर का ये के फाइट करता है। यूज एज एंटी एजिंग एंड एंटी रिंकल क्रीम्स जो होती हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और टूल्स को काटने के लिए भी बकीबाल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं आज की क्लास में ये बड़ा अहम एमसीक्यूज आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलेट्रोपी एंड पॉलीमार्फिज्म। पॉलीमार्फिज्म तो बेटा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और एलेट्रोपी हम इंटर में पढ़ रहे हैं। तो दोनों तकरीबन एक जैसी तारीफ लगती हैं। एलेट्रोपी भी एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाना, पॉलीमार्फिज्म भी एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाना, इसका एमसीक्यूज अक्सर इम्तिहान में आता है। तो इसका ये का फर्क समझना। एलोट्रॉपी इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाए, ठीक है, डायमंड में और ग्रेफाइट में, और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ना हो, ठीक है। एंड वाइल पॉलीमार्फिज्म इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, आप देख सकते हैं रेफर टू द कंपाउंड, एंड वाइल एलोट्रॉपी इट इज रेफर टू एन एलिमेंट। So what is the big difference between these two, polymorphism and allotropy? Polymorphism is term is used for the compound, and while allotropy is used for the element. When a single element exists in many form, this is called allotropy, and while a single compound has many shape, this is called polymorphism. And here you can see the silver nitrate has more dense shape, or rhombohedral and orthorhombic shape.
एक सिल्वर नाइट्रेट की एक से ज्यादा शेप है, इसको कहते हैं पॉलीमार्फिज्म। सिल्वर नाइट्रेट बेटा एक कंपाउंड है, जबकि कार्बन एक एलिमेंट है, ये भी एक से ज्यादा शेप रखता है। तो दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ फर्क ये है कि एलेट्रोपी एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, और पॉलीमार्फिज्म ये के एक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहरहाल आज के लिए इतना ही काफी है। इसकी जो रिकॉर्डिंग है बेटा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। ऐसा हो सकता है कल दिन में मैं आपकी एक क्लास लूं, ये कि 11 बजे 12 बजे, तो उसका शेड्यूल मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप अपनी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर कर देना कल के हवाले से भी, कि आपकी अवेलेबिलिटी कितने हद तक पॉसिबल है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। नॉमेनक्लेचर हम का ये के क्लास में ही डिस्कस करेंगे जब तक, और थ्योरी जो है वो ये के ऑनलाइन में उसको कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।